जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में वो क्या कर रहे हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। पुष्पा देखा है या फिर अभी वीकेंड पे देखेंगे? अनुज, वीकेंड पे देखता हूँ संडे को। अभी तो अमृतसर का प्लान है तो उसके बाद हेडक्वार्टर्स होने के बाद फिर देखते हैं, टाइम मिलेगा। ओह, बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, अमृतसर के प्लान है तो उससे बेटर क्या प्लान हो सकता है। और शुभकामनाएं आपको उस ट्रैवल के लिए। मार्केट में इस समय गुरमीत, मार्केट को भी लग रहा है एक डिवाइन इंटरवेंशन मिला है। पिछले एक महीने में शानदार वापसी हुई है। क्या करेक्शन खत्म हुई? क्या हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से? अनुज, मुझे लगता है कि एफआईआई की एक्टिविटी जो है वो उसमें पिछले 2-3 दिन में जो बदलाव आया है, जो बाइंग हुई है, उससे एक ट्रेंड चेंज हुआ। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे आया। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा नीचे आई, तो एक ये जनरली इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा होता है। और आज आरबीआई ने सीआरआर कट किया है, तो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया है, क्योंकि रुपी पे प्रेशर है। और अगर रेट कट करते हैं तो और प्रेशर आता है रुपी पे, तो और अभी थोड़ा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, क्योंकि टैरिफ्स की वजह से भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है बहुत बैलेंसिंग एक्ट किया, और ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। बस मैं ये देखना चाहूंगा कि जनवरी के जो अर्निंग्स है, जो फेस्टिव सीजन है, होपफुली जो एक स्लो डाउन था वो बॉटम आउट हो गया। आई थिंक बाजार वो देखना चाहेगा। अगर अर्निंग्स अच्छे आना शुरू हो गए, जैसे और बेसिक इंडिकेटर्स जैसे क्रेडिट ग्रोथ, आपकी ऑटो सेल्स नंबर, दिसंबर के पीएमआई नंबर, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ने ये दिखाया कि जो वो जीडीपी नंबर था वो एक वो बॉटमिंग आउट था और सिक्लिकल था, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस से आ रही है, कंजम्पशन वापस से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बाजार इसको पॉजिटिव वे में लेगा। और मैं ये पहले भी बोलता आया हूँ अनुज कि ये साल जो 25 वाला है, ये स्टॉक पिकिंग ईयर होगा। हमें हमारे 2 साल बहुत अच्छे गए हैं। आपने बीएसई 500 भी लिया होता तो 25-30% रिटर्न बनाया होता एक साल में। इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट में भी 25-30% रिटर्न बना रहे थे। तो वो मुझे लगता है वो टेम्पलेट कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि रिकवरी हो भी गई तो आपका पूरे साल का ईपीएस ग्रोथ सिंगल डिजिट ही रहने वाला है। बाजार अभी भी 21-22 के अर्निंग मल्टीपल पे है। तो स्टॉक पिकिंग वाला ईयर है। थोड़ा सा एसेट एलोकेशन बैलेंस करने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं बहुत सारे स्पेसेस में। और ये जो इंटरेस्ट रेट रिवर्सल हो रहा है, इससे एक न्यू सेट ऑफ लीडरशिप मुझे लगता है मार्केट में आएगी। अ, मतलब फोकस उस पर करना चाहिए कि यहाँ से क्या अच्छा करेगा, rather देन जो एब्सोल्यूट लेवल्स है। ओके, अच्छा। इस पूरे मूव को लीड किया है आपके शायद ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक ने, एचडीएफसी बैंक। क्या लेसन मिला इस पिछले 2 महीने के शानदार बाउंस बैक से? तो अभी 2-3 चीजें हैं। एक, हम हमेशा बोलते हैं कि क्वालिटी में थोड़ा पेशेंस लगता है। मैं अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी अंडर परफॉर्मर ही है। हालांकि 25% का मूव आया है, और ये जब मूव आया है जब बाजार गिर रहा था, तो क्योंकि इंडेक्स हैवी वेट है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वो स्टॉक्स जो अच्छा करते हैं करेक्शन में या कम गिरते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है पोर्टफोलियो में। हम वो कहते हैं डिफेंस भी एक तरीके का अटैक होता है जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी की जो क्रॉस सेल सिनर्जी है, वो थोड़ा सा अब देखने को मिल रही है। वो डिपॉजिट ग्रोथ में देखने को मिल रही है, वो पर्सनल रिटेल देखने को मिल रही है, लिक्विडिटी कवरेज, डिपॉजिट अपना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में देखने को मिल रही है। तो होपफुली ये सिनर्जी और देखने को मिलेगी। अगर होता है तो मुझे लगता है बैंक में और स्कोप है री-रेट होने का। और अगला क्वार्टर अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंडस्ट्री लीडरशिप डिपॉजिट्स में स्पेशली, तो मुझे लगता है बाजार एक एक लेग और देगा आपको। और उसके अलावा एक जो इंडेक्स में उनका एमएससीआई में वेट बढ़ा है, फ्लोज का भी एक एक कारण रहा है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि एचडीएफसी में थोड़ा सा मूवमेंट और आना चाहिए। इसके अलावा अब सीआरआर कट के बाद पीएसयू बैंक भी अच्छा करेंगे अनुज, क्योंकि जहां भी कैश बैलेंसेस ज्यादा है आरबीआई के पास, तो जहां भी होलसेल डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंट ज्यादा है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सीआरआर कट का। निम्स पे आपको 3 से 4 बेसिस पॉइंट्स का फर्क देखने को मिल सकता है, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो। और थोड़ा सा मुझे लगता है अगर 10 ईयर यील्ड और सॉफ्टन होती है, क्योंकि अब थोड़ा अभी थोड़ा आज थोड़ा सा बढ़ गई थी पॉलिसी के बाद, तो वो ट्रेजरी इनकम में वापस देखने को मिले अगले क्वार्टर। तो मैं पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट टर्म में बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। और मुझे लगता है कि एचडीएफसी भी आईसीआईसीआई वाला परफॉर्मेंस रिपीट करेगा अगले कुछ क्वार्टर्स। ओके, अच्छा गुरमीत जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जो एक्सचेंजेस में और डिपॉजिटरीज में ये रीसेंट मूव है, ये जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ इंक्लूजन डेरिवेटिव्स है, या फिर आपको लगता है कि वाकई बाजार यहाँ पे इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अर्निंग्स में कि इनको चेस कर रहा था बट थोड़ी तरीके से?
और अगर आप एक रीजनेबल प्रॉफिट्स पे हैं तो क्या थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करना बनता है क्या इसमें? टफ सवाल है प्रॉफिट बुकिंग का स्पेस में, बट मेरा ये मानना है कि जो डेटा आया ब्रोकरेज नोट का जिसने वॉल्यूम्स बताई बीएसई की, वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट को लगा कि थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और इस वजह से आज 54-5500 का हमने लेवल देखा फ्रेश आए देखे, बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट है। बट आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे एक्सचेंज बिजनेस एक सर्टेन स्टेज के बाद 70-80 का अर्निंग मल्टीपल नहीं कमांड कर सकता, नॉर्मलाइज होगा। इंडिया थोड़ा हाई ग्रोथ मार्केट है, कैपिटल मार्केट जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो शायद थोड़ा सा वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे कोई भी एक्सचेंज 20 के आसपास में होता है। तो आप अभी एनएससी का अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड में, अगर आप 8,000 का भाव लें 1600 का लें बोनस के बाद, तो एनएससी करीबन 26-28 टाइम्स है। मुझे लगता है वो एक सस्टेनेबल मल्टीपल है, क्योंकि 25-30% का ग्रोथ इंडिया में होगा अगले 5-6 साल। बट अगर आप 60-70 के अर्निंग मल्टीपल पे आ जाते हैं, और मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा मार्केट शेयर बीएसई पुल बैक भी करेगा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है टच एक्सपेंसिव है। हालांकि मेरा ये सेम व्यू आरटीए और डिपॉजिटरी में इतना नहीं है जितना एक्सचेंज पे है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिवली अगर आप 10 या 15% कम करना चाहते हैं, 100 रुपीज का एक्सपोजर है आपका, मैं इनको फाइनेंशियल मार्केट प्ले बोलता हूँ, तो कोई बुराई नहीं है रीबैलेंसिंग करने में। आप थोड़ा सा बैंक्स में, थोड़ा एनबीएफसी में थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं रेट्स का। ओके, तो ये था अगर आप देखें इन स्टॉक्स पे गुरमीत का नज़रिया। अच्छा गुरमीत, मेरे ख्याल से आप स्विगी आपके पास है भी, और अभी इस प्राइस पर भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि स्विगी कम एक्सपेंसिव है। नाउ वी हैव चॉइस ऑफ स्विगी, जोमेटो एट ऑल टाइम हाई, देन जुबिलेंट में भी अब इस बार एक्शन शुरू हुआ है, और इनफैक्ट मैं दिख रहा था आज, लेट्स ब्रिंग वेस्ट लाइफ, ये करीब 814 पे आज एक मूव इसमें भी आया है। इस वक्त इस प्राइस पे चेस करने लायक आपको बेटर लग क्या रहा है पॉइस्ट? मेरा ये मानना है कि इसमें विनर टेक्स ऑल है। तो हमने स्विगी प्री आईपीओ किया था, पीएमएस फॉर्मेट में नहीं किया था, बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज ने इसको लिया था 340 से 370-80 के भाव के बीच में, क्योंकि अलग अलग लेग में फंड रेज हुआ था, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जोमेटो हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 3-3.5% का वेट है। हमारे लिए ऑलमोस्ट हम 150-170 के लेवल्स पे एंटर हुए थे जब एबिट पॉजिटिव होना शुरू हुआ था, टर्न अराउंड हुआ था। मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स बहुत बड़ा प्ले होने वाला है, और यहाँ से 8-10x होगा अगले 3-4 साल में इन टर्म्स ऑफ। और अगर आप जोमेटो देखेंगे तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू ब्लिंकिट की ऑलमोस्ट ट्वाइस है, जेप्टो के मुकाबले, स्विगी इंस्टामार्ट के मुकाबले बिग बास्केट से थोड़ी सी ज्यादा है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी देखेंगे तो ब्लिंकिट के लगभग 10 लाख ऑर्डर हो गए हैं दिन के, जो कि अगेन 2 टाइम्स है नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। तो मुझे ऐसा लगता है स्पेस में विनर टेक्स ऑल है। तो ये कि डिस्काउंट है और कैचअप करेगा, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग रन में मुझे लगता है विनर टेक्स ऑल है। तो मैं ओवरवेट हूँ जोमेटो पे, बट क्योंकि इसमें आपको एक डार्क स्पॉट कवर करना होता है, तो हमने थोड़ा प्री आईपीओ स्विगी भी किया, और अभी जेप्टो ने भी फंड रेज किया है। तो उसमें भी थोड़ा एक्सपोजर दिया है। और अब बिग बास्केट फंड रेज कर रहा है। बिग बास्केट अभी 27,000 करोड़ के मार्केट कैप में है, तो वो भी फंड रेज कर रहे हैं। और क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आप सिर्फ 200 ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कैप टेबल में। तो वो लिमिटेड फंड रेज वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब अपना फायर पावर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला, जिसका शेयर एक बार 60-65% क्रॉस कर गया, फिर उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ई कॉमर्स स्पेस में। तो मैं जोमेटो पे प्रेफरेंस दूंगा, और थोड़ा सा डार्क स्पॉट कवर करने के लिए वो बाकी 30% एक दो प्लेयर्स में रखूंगा कि कहीं टर्न अराउंड हुआ तो। और जहां तक क्यूएसआर की बात है, मैंने पहले भी बोला है ये स्पेस अच्छी है। टोटल मार्केट कैप भी 60,000 करोड़ है, जो कि मतलब कुछ भी नहीं है। सिप्ला का भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ये स्पेस बढ़ेगा। तो देखना है कि फेस्टिव सीजन कैसा जाता है। जुबिलेंट का अच्छा गया था पिछले क्वार्टर, वेस्टलाइफ और बाकियों का अच्छा नहीं था। थोड़ा सा अगर वो सेम स्टोर ग्रोथ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, और जैसे जैसे एजिंग होगी न्यू आउटलेट्स की जो खुली है, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा री रेटिंग की चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में वेस्ट लाइफ और मिसेस वेक्टर है स्पेस बिल्कुल। अच्छा, तो सिंस ये सब कुछ नए स्टॉक्स की बात हो रही है, ओला इलेक्ट्रिक पे क्या करें? यहाँ भी बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या करना है 100 रुपये पर। में। अनुज, मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो की पर्सन होता है कंपनी का, अगर मल्टीपल इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं फोकस डाइल्यूट होता है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरा मेरा ये शायद निजी ओपिनियन है। दूसरा, मुझे लगता है कि बजाज ऑटो और टीवीएस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनके पास कैश फ्लोज हैं, कैश रिच हैं, वो कंटिन्यूअसली बर्न कर सकते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ वॉल्यूम भी आप देखेंगे, धीरे धीरे कैचअप हो रहा है। तो आईक्यू भी 15-18 हजार 20 हजार के रन रेट पे आ गया है
महीने के, चेतक 12-13 हजार के रन रेट पे है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक डिस्ट्रीब्यूशन रीच है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की। तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, और दूसरा रूरल रिकवरी हो रही है अनुज। आप देखिए इस टाइम कार लोन्स का मैं डीलर से बात कर रहा था कि लोन करने में तंगी हुई है फेस्टिव सीजन में, जबकि फोर व्हीलर्स में थोड़े बहुत डिस्काउंट्स थे। तो क्योंकि रूरल रिकवरी है, तो आपको ट्रेडिशनल जो आईसी वाले और जैसे बजाज ऑटो, उसके सारे प्लेस हैं, सारे पावर ट्रेन में है, सीएनजी में है, इलेक्ट्रिक में है, टीवीएस भी लगभग 3 पावर ट्रेन्स में है अलग अलग। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा वहां ओवरवेट हूँ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में, जिसमें तो हमारे पोर्टफोलियो में टीवीएस होल्डिंग है, और कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं टू व्हीलर से रिलेटेड। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर अब ट्रैक्शन आना वापस शुरू हुआ है, डिफेंस। जिस दिन से महाराष्ट्र के इलेक्शन के वर्डिक्ट आए हैं, उस दिन से शानदार मोमेंटम है डिफेंस में। यहाँ पर क्या वो वापस वही मोजो वापस लौटा है? अनुज, आपको यू हैव टू गो बाय डिफेंस आइटम्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या नियर टर्म ऑर्डरिंग होगी और एग्जीक्यूशन होगा। जैसे हमें सोलार इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिनाका जो एमआरबीएल है, इसका पोटेंशियल जो है अगले 6-7 साल में 30-40 हजार करोड़ का है, और ये हाई मार्जिन है, और टेस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, और गाइडेड में सोलार का 100% शेयर है, और दूसरे में जो 70 to 90 किलोमीटर का नॉर्मल, उसमें वो L1 बिड है। तो डोमेस्टिक ऑर्डर शायद 6-7 हजार करोड़ का हो सकता है। इसके अलावा अर्मेनिया है, वियतनाम है, फ्रांस ने इंटरेस्ट शो किया है, रफाल का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें पिनाका आ सकता है। तो पोटेंशियल बहुत है, और अभी आप देखेंगे तो डिफेंस ऑर्डर बुक हार्डली 4-5 हजार करोड़ है। ये 3-4-5 टाइम्स बढ़ सकती है अगले 1-2 साल में, तो हम सोलार पे बुलिश हैं। जेन अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, 20 पेटेंट है पास, और डिफेंस में आईपी लेड और टेक ड्रिवन ग्रोथ होगी। तो जेन ने अभी एक एमओयू साइन किया है अमेरिकन मार्केट्स में, अगर वो सिमुलेटर्स, वो आर्मी और नेवी के लिए सिमुलेटर्स बनाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाते हैं। सिमिलरली हम और भी चीजों पे इसको स्टडी करें, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे पोर्टफोलियो में सोलार, एचएएल, जेन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और हम भी कुछ दो बहुत छोटे प्लेयर्स को रिसर्च कर रहे हैं। एक जो लाइट वेट मशीन गन्स बनाते हैं, और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स बनाते हैं, और एक हम और ड्रोन स्पेस में एक और छोटी कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं। जब हम एक्सपोजर लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे चर्चा करूँ। गुरमीत पाजी, ये सिर्फ इंडियन होटल्स ही या फिर अब इंडिगो पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं? हमारे पोर्टफोलियो में दोनों है वीरू, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री नहीं है। नहीं मैं नहीं नहीं मैं गुरमीत ये पूछ रहा था कि लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद जब थोड़ा डिप आया था इंडिगो में, वो आप लोगों ने बाय किया क्या? बिल्कुल भाई, क्या मेरा ये मानना है कि एक बार 63% मार्केट शेयर है, और मैं उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं बोलूंगा, इन टर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग थिंग्स थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। तो इंटरग्लोब हमारे पोर्टफोलियो में है, लगभग 2.5%-3% वेटेज है। इंडियन होटल्स में हम और ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव आया है, हम बहुत लकी रहे। लेमन ट्री मुझे लगता है जो मिड सेगमेंट है, वहां पे 30%, 25-30% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओरेका आने के बाद, मुंबई वाली प्रॉपर्टी आने के बाद उतना ग्रोथ नहीं आया जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, और मॉडल बहुत सिंपल हो गया है अभी। ये 50-50 है ओन वर्सेस मैनेजमेंट की इसका, तो होटल बिजनेस मॉडल एसेट लाइट हो गया है। तो और आप गाइडेंस देखिए, जो सारे होटल्स की आ रही है, बहुत वेडिंग सीजन है, 40-45 लाख वेडिंग है अगले 2 महीने, तो काफी हॉट स्पेस है। तो नियर टर्म अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी यहाँ। अच्छा गुरमीत, पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, और देखिए आपसे बात करते करते जोमेटो एट ऑल टाइम हाई 303, ये पावर में अब CESC सिंस डेरिवेटिव्स एक मूव है, बट जो टाटा पावर ने इंडियन होटल्स के बाद अपना एक और कंपनी जिसने विजन 2030 प्रेजेंट किया, आपको कैसा लगा और आपकी पावर की चॉइस में क्या है? और हाल ही में जो वो NTPC ग्रीन का IPO था, वहाँ पे आप लोगों ने कोई एडिशन किया है क्या? तो मैंने पहले भी कहा है वीरू, जो आज का निफ्टी है वो 5 साल के बाद का जो इंडिया है उसे उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। और एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा प्ले है। ई कॉमर्स और डिजिटल तो है ही है, जो हमने अभी चर्चा की, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे पॉलिसी बाजार, या और भी प्ले हो। एनर्जी ट्रांजिशन बहुत बड़ा प्लेयर है। तो हमारे पास जनरेशन में एनटीपीसी और टाटा पावर है। टाटा पावर एक्चुअली पूरी इंटीग्रेटेड कंपनी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, स्मार्ट मीटर में भी है, जनरेशन में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है, आगे जाके हाईबॉक भी होगा। क्लियर 2026-2030 का विजन है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, बट क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा था तो थोड़ा टेपर ऑफ हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। पावर ट्रांसमिशन बहुत बड़ा स्पेस है, हमने इसमें भी और स्टॉक्स ऐड किए हैं।
ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स ऐड किए हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर्स की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है, तो एक कंपनी और हमने ऐड करी है जो रेलवे को मेन ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करती है, जिसे हम ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर और ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जो लोकोमोटिव्स में लगता है। तो हिंद रेक्टिफायर हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन था। और हम और कंपनीज देख रहे हैं एचपीडीसी में, सब स्टेशंस में, और जो पूरा इकोसिस्टम है रिन्यूएबल एनर्जी, तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्कोप है। मुझे लगता है जनरेशन में शायद ज्यादा टाइम के अहेड हो गया, जैसे डिफेंस में हुआ था 1 साल पहले, तो जितने पावर जनरेटिंग कंपनीज है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है, वहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशन रिच हो गए हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 6-7 लाख करोड़ का ट्रांसमिशन केपेक्स है। ये बहुत लंबी थीम है अगले 4-5 साल के। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, और आपका ये सप्ताहांत बहुत अच्छा रहे। क्रिकेट चल रहा है गुरमीत आजकल? अब तो मज़ा आएगा दोपहर में खेलने में, शनिवार इतवार, है ना? हमारा संडे को रात को एक डे नाइट मैच है, ग्रुप नॉकआउट मैच है, तो देखते हैं। चलिए, एंजॉय योर वीकेंड गुरमीत, नाइस वीकेंड। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।